सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने माता-पिता के सानिध्य में सुरक्षित हैं। बच्चों, आज की इस हिंदी की ऑनलाइन श्रृंखला में पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अभ्यास कार्य के प्रश्न नंबर 10 से शुरू करेंगे, जो मैंने आपको दत्त कार्य हेतु दिया था। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने इस दत्त कार्य का अभ्यास किया होगा। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 10 अभ्यास सागर से। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने आपको इसके शब्दार्थ बताए थे बच्चों, इसकी व्याख्या समझाई थी काव्यांश की। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उनको करेंगे। इन उत्तरों से आप अपने उत्तर मिलाएंगे, जो प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए हैं, और उसको अपनी इस अभ्यास सागर की पुस्तक पर लिखेंगे। प्रकरण हमारा है बदल दो से लेकर धरा जगमगाओ। तो आपको प्रकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिया गया है, किताब में प्रकरण पूरा दिया गया है, पूरा पद्यांश दिया गया है। तो प्रकरण की पंक्ति आपने नहीं लिखनी है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारे पास, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं। कविता में हमने पढ़ा कि कवि जमाने को बदलने और खून पसीना बहाकर धूल को सोना बनाकर धरा को जगमगाने के लिए कह रहा है। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? धरा को खून पसीना बहाकर धूल से सोना बनाकर जगमगाया जा सकता है। सोना बनाने का अभिप्राय मैंने आपको बताया है कि जो फसल उगेगी उससे धरती कैसी लगेगी? सुनहरी लगेगी। कवि ने किन कार्यों को कठिन कहा है? कवि ने घृणा को घृणा से जीत पाना, वैर से वैर को दबाना, इसे कठिन कहा है। घ प्रश्न है हमारे पास, कवि के अनुसार क्या करना सरल है? सबसे सरल क्या कहा है कवि ने? कवि के अनुसार उठे को गिराना और बने को मिटाना सरल है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है हमारे पास काव्यांश का, कवि क्या कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कवि नया निर्माण करके जमाने को बदलने और धरा को जगमगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह काव्यांश का हमारा जो दत्त कार्य था बच्चों, ये पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को इसके उत्तर आ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। उचित रूप से अभिप्राय है कि जिस तरह शब्द का अर्थ निकलता है हमारा, कि हमने पदेन वाला र लगाना है, रेफ वाला र लगाना है, या पदेन में भी हमने र के किस रूप का प्रयोग करना है, वो है उसका उचित रूप। तो जैसे हमारे पास है गह, गह में जब हम र लगाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रह। क्रम में हम जब नीचे लगाएंगे तो क्रम बनेगा। इसमें दोनों तरह से लग सकता है, इसमें रेप भी लग सकता है, कर्म भी लिख सकते हैं हम, वो भी सही होगा। ट्रेन, ट्रेन में हमारा डबल र लगता है नीचे। ग्राम, ग्राम में नीचे पदेन वाला र है। धर्म, धर्म में हमारे पास म के ऊपर रेफ वाला र है। ये रेफ पदेन वाले र हमने पहले के अभ्यास कार्य में किए हैं, जो पिछले पाठ है हमारे। तो सभी बच्चों को पता है कि रेफ क्या होता है और पदेन क्या होता है। ड्रम, ड्रम में नीचे र पदेन वाला लगा है, दोहरा है, जो ट्र ड्र में लगता है ये रूप र का। फिर आगे आपको शुद्ध रूप लिखने के लिए बोला गया है। शुद्ध रूप से अभिप्राय है कि जो वर्तनी है, मात्रा है हमारी, वो गलत दी गई है, उस मात्रा को हमने क्या करना है? सही करना है शब्दों के अनुसार, जो शब्द हमें दिया है। तो पहला शब्द हमारे पास है बच्चों श्रीमती। तो श्रीमती नहीं होता है, क्या होता है? श्रीमती। तो हमने कौन सी मात्रा लगानी है इसमें? बड़ी की। दूसरा शब्द हमारे पास है ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण है, मानक हिंदी के अनुसार अब ब्राह्मण कैसे लिखा जाता है? सही रूप उसका ह में अलंत करके म और अण। पैतृक, ये बन गया पैतृक। अब पैतृक नहीं होता है, क्या होता है? पैतृक। इसलिए ई की मात्रा हट जाएगी और सिर्फ री की मात्रा रहेगी, तभी इसका सही उच्चारण हो पाएगा स्वर के अनुसार। चिन्ह, चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है बेटा मानक हिंदी में, ये शुद्ध रूप है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये गलत है। स्थाई, स्थाई य के ऊपर य का स्वर है, इसलिए ई की मात्रा कहाँ जाएगी? य के ऊपर, ये बना स्थाई, ये स्थाई। दृष्टि लिखा गया है, तो शब्द क्या होता है? दृष्टि।
तो री का स्वर आ रहा है इसलिए री की मात्रा लगेगी। शुद्ध रूप ये है स्वस्थ। स्वस्थ नहीं होता है, क्या होता है? स्वास्थ्य। कवितरी दिया है, कवितरी शब्द बना है, कवितरी नहीं होता है, क्या होता है? कवित्री। तो इस तरह हमने उच्चारण को देखते हुए स्वर हमारा कौन सा सही है, हमने शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 13 है, उसमें निम्नलिखित तद्भव शब्दों के हमने कौन से रूप लिख ले हैं? तत्सम रूप लिखने हैं। हमने तत्सम और तद्भव दोनों रूप पढ़े हैं बच्चों। तत्सम रूप वे रूप होते हैं जो सीधे संस्कृत भाषा से किसमें ले लिए गए होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए जाते हैं, वो तत्सम रूप कहलाते हैं। और तद्भव रूप जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वो तद्भव रूप आता है। जैसे हमारे पास जीभ शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, तो हमें पता है कि इसका तत्सम रूप क्या होता है? जीभा, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे शब्द। हाथी, हस्ती, सांप, सर्प, घर, गृह, मिट्टी, मृतिका और चांद, चंद्र। इसमें एक शब्द आपको थोड़ा सा उलझाने वाला है बच्चों। बहुत से बच्चे हाथी हस्ती की जगह इसको हस्ती कर देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि हस्त होता है हाथ और हस्ती होता है हाथी। तो आपने ध्यान रखना है कि जब मात्रा लगती है तो उसका अर्थ बदल जाता है वर्तनी के अनुसार। हस्ती का अभिप्राय है हाथी और हस्त का अभिप्राय है हाथ। तो इन शब्दों को आपने जहां आपको थोड़ा सा कहीं भी उलझने की स्थिति हो, इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा प्रश्न नंबर 14 है बच्चों। ये भी हमने किए हैं मूल शब्द और प्रत्यय, तो किसी भी बच्चे को इसमें मुश्किल नहीं आएगी करने में, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। योगी शब्द दिया है, आपको कहा गया है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो सभी बच्चों को मूल शब्द और प्रत्यय की जब परिभाषा याद होगी जो मैंने आपको बताई है, तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे योगी में योग शब्द है, मूल शब्द का अभिप्राय होता है जिसका अपना अर्थ निकलता है, तो योग का यहाँ अपना अर्थ निकल रहा है। योग होता है व्यायाम क्रियाएं, और प्रत्यय लगाए ई, तो हम प्रत्यय के नीचे, अब बड़ी की मात्रा है तो कौन सी ई आएगी? बड़ी। तो प्रत्यय कौन सा है? बड़ी। लुहार शब्द है, लूहा प्लस आर, तो बन गया लुहार। धार्मिक, धर्म प्लस इक, धार्मिक। अब छोटी की मात्रा है इसलिए इक प्रत्यय लगा, ईक नहीं लगा, और ईक प्रत्यय कोई नहीं है। सपेरा, सांप और एरा, सपेरा। प्रभुता, प्रभु प्लस ता। जितने भी मूल शब्द हैं इनका अपना अर्थ निकलता है, और जितने भी प्रत्यय हैं वो शब्दांश होते हैं जिनका अपना अर्थ नहीं होता। जब वे शब्द के साथ जुड़ते हैं मूल शब्द के साथ, तब उनका अर्थ निकलता है। अब प्रश्न नंबर 15 है हमारे पास बच्चों। निम्नलिखित उपसर्गों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए। इससे पहले हमने अलग किए ऊपर, अब हमें क्या दिए गए हैं? उपसर्ग दिए गए हैं, और उनसे हमने क्या करने हैं? अपनी इच्छा के अनुसार दो शब्द ऐसे बनाने हैं जो अर्थपूर्ण हो। किसके साथ? उपसर्ग के साथ। तो उपसर्ग की परिभाषा हमें पता है, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांशों को कहते हैं जो शब्दों के आरंभ में लगकर क्या करते हैं? उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, एक नया अर्थ बनाते हैं। अति, अति से मैंने शब्द बनाया अतिशय, अतिरिक्त। आप और भी शब्द बना सकते हैं, पर इसके लिए जरूरी है कि वे अर्थपूर्ण हो। वि से विज्ञान, विनम्र, विभाग, इस तरह के अन्य शब्द भी बनेंगे। स्व, स्वभाव, स्वराज्य, स्वदेश भी बन जाएगा। प्र, प्रकाश, प्रकार। अ, अकाल, अमर। तो इस तरह के आपने दो दो शब्द बनाने हैं बच्चों। ये ध्यान में रखें कि जितने भी मैंने शब्द बनाए हैं, इन सब का अपना एक अर्थ निकलता है। और जब हम उपसर्ग को अलग करते हैं, तो जो हमारे पास शब्द बचता है उसका अपना एक अर्थ है। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जितने भी उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वे क्या कहलाते हैं? शब्दांश। और जो शब्द है वो क्या कहलाता है? मूल शब्द। तो प्रश्न नंबर 16 हमारे पास अब है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांट कर लिखिए और उनके भेद लिखिए। क्रिया को परिभाषित किया था हमने बच्चों। क्रिया क्या होती है? जिससे किसी, वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है कि काम हो चुका है या काम होने वाला है या काम होगा। जब इस चीज का पता हमें चलता है तो क्या होता है? वहां क्रिया होती है। क्रिया का अभिप्राय ही है काम का करना। तो किशोर आम खाता है। अब मैंने आपको बताया है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया
क्रिया के क्या है, दो भेद है, मुख्य भेद। तो सकर्मक क्रिया कहाँ होती है, जहां हमारे पास कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब किशोर क्या है, कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है। आम क्या है, कर्म, जिस पर क्रिया हो रही है। खाना क्या है, क्रिया। वो क्या कर रहा है किशोर, आम को खा रहा है और प्रभाव क्या पड़ रहा है क्रिया का कर्म पर, कि वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ खाता जो शब्द हमारे पास है वो क्रिया शब्द है, क्रियापद है, और भेद क्या है, सकर्मक क्रिया। पिताजी दफ्तर चले गए। अब पिताजी जब दफ्तर चले गए तो यहाँ क्रिया है हमारे पास, कौन, चले जाना। पिताजी दफ्तर चले गए। अब दफ्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बिल्डिंग वैसे की वैसे खड़ी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ किसका अभाव है, कर्म का। कर्ता और क्रिया दोनों है इसमें, पर कर्म नहीं है। आकाश में पतंगे उड़ रही हैं। आकाश क्या है यहाँ, जहां कार्य हो रहा है। पतंगे, पतंगे क्या है, कर्म, उड़ना क्या है, क्रिया। तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों चीजें हमारे पास यहाँ। कोई पतंग को उड़ा रहा है और वो जब क्रिया उस पर पतंग पर हो रही है, वो उड़ रही है, तो यहाँ क्या है, सकर्मक क्रिया। रजत ने माँ की चिट्ठी पढ़ ली। अब रजत ने क्या पढ़ा, माँ की चिट्ठी को पढ़ा। तो यहाँ क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि रजत करता है, चिट्ठी कर्म है, और क्रिया क्या है, पढ़ना। कमल पतंग उड़ा रहा है। इसमें कमल करता है, पतंग कर्म है, उड़ाना क्रिया है। तो इस तरह यहाँ भी हमारे पास क्या है, सकर्मक क्रिया। तो जब आपको इस तरह से प्रश्न आए तो आपने क्रियापद के नीचे क्रिया लिखनी है और भेद के नीचे देखकर भेद लिखना है। जहां तीनों कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हो, वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जहां कर्म ना हो वहां क्या होती है, अकर्मक क्रिया। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 16 क्रियापद और उसके भेद समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 17 में कारक चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग करने के लिए कहा है। कारक विभक्ति हमने की है बच्चों, कारक चिन्ह किए हैं, तो सभी बच्चों ने दत्त कार्य में, जो आपको अपने आप करने के लिए मैं दे रही हूँ, प्रश्न नंबर 17, 18 और 19, ये आपने अपने आप करने हैं। पेज नंबर 34 और 35 का कार्य आप अपने आप करेंगे। उसके बाद इस दत्त कार्य को मैं आपको पुनः इसकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी। तो सभी बच्चे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखने को दिया है प्रश्न नंबर 18 में, और 19 में हमें एक चित्र दिया गया है, जिस चित्र को देखकर आपने चित्र वर्णन करना है कि उस चित्र में क्या क्या दिया गया है। ये प्रश्न हमने पहले भी किए हैं लेखन कार्य में। तो सब बहुत आसान है कि आपने क्या करना है, सिर्फ चित्र को देखना है और पंक्तिबद्ध करना है, उसको लिखना है कि इस चित्र में क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे आपको बता देती हूँ कि एक बगीचे का दृश्य दिया गया है, इसलिए आप लोग लिखेंगे कि यह दृश्य एक बगीचे का दृश्य है। उसके बाद उस दृश्य में क्या क्या दिखाया गया है उसका संपूर्ण वर्णन आपने करना है। तो सभी बच्चे अपने दत्त कार्य को पूरा कर लेंगे, और इस कार्य को हम फिर बुधवार का जो हमारा कार्य रहेगा हिंदी का, उसमें हम पूरा करेंगे। दत्त कार्य मैं आपको उस दिन करवाऊंगी, इसका हल आपको बुधवार का जो वीडियो होगा उसमें मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे इसी तरह निष्ठा से अपना कार्य पूर्ण करते रहेंगे और घर में सुरक्षित रहेंगे। सभी बच्चे कार्य नहीं कर रहे हैं बेटा, इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको जो मैंने यहाँ पर अभ्यास सागर या ज्ञान सागर का जो भी कार्य दिया है उसके विषय में पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, समझें और अपनी अभ्यास सागर पर इस कार्य को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।